हेलो एवरीवन, चलिए हम इस वीडियो में क्लास 9th के साइंस का 4th चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सभी टर्म का एक्सप्लेनेशन एक एक करके देखते हैं। इसके पहले जो हम चैप्टर पढ़े हैं एटम एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें एक चीज आया था डाल्टन एटॉमिक थियरी। डाल्टन एटॉमिक थियरी मतलब डाल्टन ने बोला था, एटम किसे बोलते हैं? डाल्टन ने बोला था कि किसी भी चीज का एकदम सबसे छोटी यूनिट होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? एटम। छोटे यूनिट को हम क्या बोलेंगे? एटम। और डाल्टन ने बोला था कि एटम को हम और तोड़ नहीं सकते हैं, ये इंडिविजुअल होती है, इसको और हम फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन डाल्टन की थियरी ये गलत साबित हुई थी। डाल्टन ने बोला था कि जो सबसे छोटी से छोटी पार्टिकल होता है उसे हम एटम बोलते हैं, और उसने बोला था कि एटम को हम और तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन बाद में ये थ्योरी गलत साबित हुई। क्यों? क्योंकि एटम के अंदर भी हम देखते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल पाए जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सब पाए जाते हैं। तो अब इस चैप्टर में हम इसकी स्टोरी देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, कैसे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई और कैसे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। स्टोरी हम एक एक करके चालू करते हैं। पहले आएगा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, जिसके जे थॉमसन ने की थी। अभी हम इसको स्टोरी को देखते हैं। स्टार्ट होती है जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम से। जे थॉमसन ने क्या बताया था? जे थॉमसन ने बताया था कि अगर कोई स्फीयर है, स्फीयर किसे बोलेंगे? बड़ा सा फुटबॉल टाइप का स्फीयर, 3D शेप में फुटबॉल जो होता है, स्फीयर है। तो स्फीयर में अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, तो जे थॉमसन ने बोला था कि अगर ये चारों तरफ से इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ फैले हुए हैं, इसके चारों तरफ फैले हुए हैं इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन फैला हुआ है। और बोला कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, जैसे जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने नेगेटिव चार्ज वाले हैं। एग्जाम्पल से समझिए, अगर हम तरबूज को लेंगे, वाटरमेलन, वाटरमेलन, जे थॉमसन ने तरबूज का एग्जाम्पल लिया। तरबूज में लाल वाला पोर्शन जो खाने वाला होता है, उन्होंने बोला कि वो पॉजिटिव चार्ज है, लाल वाला चीज आपका पॉजिटिव चार्ज है। और जो भी सीड होता है तरबूज के अंदर, जो सीड खाया जाने वाला पाया जाता है, आप देखते हो ना कि तरबूज में अंदर पूरे चारों तरफ सीड फैला हुआ रहता है, तो उन्होंने बोला कि ये सीड क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। और इनकी चार्ज क्या है? नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव। बोला कि जो चारों तरफ है वो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, ये पूरा स्फीयर कैसा है? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जो सीड है वो कैसी है? नेगेटिव चार्ज। देखिए, ये डिस्कवरी हो चुकी थी कि एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होती है। बताना ये था कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो जे थॉमसन ने बताया था कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज स्फीयर को लेते हैं तो चारों तरफ आपका नेगेटिव चार्ज फैला रहता है। एग्जाम्पल लिया वाटरमेलन का। वाटरमेलन तरबूज जो होता है, तरबूज में लाल वाला पोर्शन आपका पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और जहां जहां सीड होता है वो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन ये थियरी गलत साबित हुई। थियरी गलत साबित हुई। गलत साबित इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने बोला था कि जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले जितने हैं और नेगेटिव चार्ज वाले, दोनों सेम होते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड में होते हैं, इक्वल होते हैं। जे थॉमसन ने बोला कि जितने पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, स्फीयर में जितने पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज वाले जो इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों की क्वांटिटी क्या होती है? सेम होती है। अब नॉर्मल सी चीज है, पॉजिटिव और नेगेटिव अगर सेम हो गया तो कट पीट के ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो इनकी थियरी थी, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। हम इनके थियरी को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि पहली बार इलेक्ट्रॉन का नाम देने वाला कौन था? जे थॉमसन। पहली बार इलेक्ट्रॉन की नाम देने वाला जे थॉमसन थे। इसकी डिस्कवरी करने वाले जे थॉमसन थे। लेकिन इनकी थियरी इसलिए गलत हुई क्योंकि ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए कि एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं। ये बोले कि चारों तरफ फैला रहता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन गलत है। जब चारों तरफ फैला रहेगा और पॉजिटिव स्फीयर में जब फैला रहेगा तो ये कट पीट के क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो इनके थियरी को सही किए थे रदरफोर्ड ने। हम अभी रदरफोर्ड को आगे पढ़ाएंगे इसमें। इसके बाद आए रदरफोर्ड।
देखो ये तो हो चुका था कि एटम, जैसे डाल्टन ने बोला था कि एटम को हम और तोड़ नहीं सकते हैं, तो ये डिस्कवरी हो रही थी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो एटम के अंदर होता है। कोई ये नहीं बता पा रहा था कि कैसे इलेक्ट्रॉन और कैसे प्रोटॉन रहते हैं एटम में। पहली बार कोशिश किए थे जे थॉमसन ने, उन्होंने बस बताया था कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं और पॉजिटिव स्फीयर में पाया जाता है। अब उनके एक्सपेरिमेंट को सही करने की कोशिश किए रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो जैसे खाना बनता है तो रोटी को लपेटने के लिए अल्युमिनियम फॉयल आता है पतला सा, उन्होंने गोल्ड का फॉयल लिया, सोने का गोल्ड फॉयल लिया। गोल्ड फॉयल इसलिए लिया क्योंकि बोला जाता है कि 1 ग्राम गोल्ड में लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार हम खींच के पीट के बना सकते हैं। गोल्ड बहुत ही, हम उसको बहुत ही छोटे से छोटे उसको पीट के एकदम पतला हम बना सकते हैं। तो एक फॉयल लिए रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल लिया लगभग 1000 एटम का, और उसने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल हीलियम आयन का अल्फा पार्टिकल रेज इस पे से पास किया, क्योंकि वो जानता था कि अंदर कुछ ना कुछ होता है जिसके अंदर मास होती है, तो अंदर कुछ ना कुछ प्रोटॉन है उसके अंदर मास होती है। तो वो सोचा था कि हल्का फुल्का डिफ्लेक्शन होगा, जैसे मान लो कि मास कोई भी चीज पॉजिटिव है तो हीलियम आयन गुजारा, तो सोचा कि हल्का फुल्का यहां से जाएगा तो हल्का फुल्का मुड़ जाएगा। तो उसने अल्फा पार्टिकल की रेज, हीलियम आयन के अल्फा पार्टिकल के रेज को गुजारना चालू किया। रदरफोर्ड ने ऐसे गुजारा पूरा पैरेलल बीम गोल्ड फॉयल से, ऐसे गुजारा। अब देखिए गुजारा तो क्या प्रॉब्लम हुआ, ऐसे जहां पे खाली है ऐसे सीधे चलता गया, ये चलता गया, लेकिन देखो यहां पे जो बीच है इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इसके पास से गुजर रहा था, तो ये सीधे नहीं जा रहा था, थोड़ा सा टर्न हो जा रहा था, ऐसे चलता गया और ये पास से गुजरता था तो थोड़ा सा एंगल इसका डिफ्लेक्शन हो जाता था, इसकी रेंज थोड़ा सा टेढ़ी हो जाती थी। उसको जान के ये तो वो सोचा था कि थोड़ा सा टर्न होगा क्योंकि पॉजिटिव चीज कुछ अंदर पाई जाती है। जान के ताजुब ये हुआ कुछ रेज ऐसी थी जो कि अगर इसके बीच से गुजरती थी तो जैसे गई थी वैसे ही आ गई, जैसे रेज गई कैथोड ये अल्फा पार्टिकल गई हीलियम आयन की, तो वैसे ही बाउंस बैक होके पीछे आ गई, जैसे गई वैसे आ गई। और कुछ एकदम ऐसे डिफ्लेक्शन करने लगे, ये बाउंस बैक हो गया, कुछ ऐसे डिफ्लेक्शन करने लगे। तो देखो रदरफोर्ड ने सोचा था कि अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो हल्का फुल्का डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन हल्की फुल्की डिफ्लेक्शन हुई, बहुत सारी तो सीधी चली गई क्योंकि इम्पटी स्पेस था। जो पॉजिटिव चार्ज के पास से गया हल्का फुल्का डिफ्लेक्शन हुआ एंगल में, और कुछ जो एकदम सेंटर से बीच में से गई थी वो बाउंस होके आ गई थी। देखो इसका मतलब रदरफोर्ड ने ये कंक्लूड किया कि जैसे अगर कोई एटम है तो एटम के अंदर बीच में कुछ ना कुछ हैवी स्पेस है, हैवी है क्योंकि जब हम यहां से रेज पास कर रहे हैं तो एकदम एंगल इसका डाइवर्ट हो जा रहा है, बीचों बीच से जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन से जा रहा है उसी डायरेक्शन से आ जा रहा है, तो कुछ ना कुछ हैवी यहाँ पे पॉजिटिव है। तो उसी का मास, जैसे एटम का मास हम देखते हैं कि अंदर न्यूक्लियस में होता है, तो रदरफोर्ड ने बताया कि अंदर जो हैवी मास होगा इसका जो बोला गया कि अंदर जो होता है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में जो जिसके पास वेट होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, उसका नाम रखा गया प्रोटॉन। क्या रखा गया, प्रोटॉन। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, और इलेक्ट्रॉन तो पहले से खोजा जा चुका था। तो रदरफोर्ड से पूछा गया कि आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है। तो रदरफोर्ड ने बताया कि जैसे अगर एटम है, बीच में आपका हैवी मास है, एटम की मास आपकी एग्जिस्ट करती है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटॉन। और बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ, प्रोटॉन की साइन प्लस होती है और इलेक्ट्रॉन जो है माइनस होता है, और इसके चारों तरफ क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट करने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। रदरफोर्ड ने बताया कि अगर एटम है, एटम के बीच में पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज
जो है वो उसे हम प्रोटॉन बोलेंगे। प्रोटॉन की डिस्कवरी इसने रदरफोर्ड ने की और बोला कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इसके रिवॉल्व करता है। अब देखिए, अब इनका भी एक्सपेरिमेंट काफी हद तक सही था, लेकिन इनके अंदर भी बाद में साइंटिस्ट ने कमी निकाल दी। इनके अंदर बाद में इनकी ड्रॉबैक ये निकली, इन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया इलेक्ट्रॉन का। जैसे प्रोटॉन की तो डिस्कवरी कर दी कि पॉजिटिव होता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन में ये होता है, इन्होंने बताया कि एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, रोटेट करेगा। लेकिन कोई भी चीज अगर चलती जाएगी, रोटेट होगी, तो एक्सीलरेशन उसमें आएगा और एनर्जी लॉस होगा। क्या होगा? एनर्जी लॉस होगा। अगर आप चारों तरफ दौड़ेंगे तो आपकी एनर्जी लॉस होगी। एनर्जी लॉस होगी तो थकेंगे कि नहीं थकेंगे? अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही चलता जाएगा हमेशा तो इसकी एनर्जी लॉस होगी। ऐसे एनर्जी लॉस होते 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 ऐसे घूम फिर के आके आपका ये न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। अब देखो, इलेक्ट्रॉन की साइन माइनस होती है और प्रोटॉन की साइन क्या है? प्लस। फिर प्लस माइनस कैंसिल होके क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। फिर चीजें वहीं पे आ गई। जे थॉमसन ने जैसे बताया था कि लाल वाला पोर्शन तरबूज में, जैसे लाल वाला पोर्शन पॉजिटिव चार्ज होता है और बीज आपका नेगेटिव चार्ज है, लेकिन उनको काटा गया ये कि प्लस माइनस कैंसिल होकर क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। सेम कंडीशन अब यहां पे तो ये बता दिए कि एटम के बीचों बीच न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन, पॉजिटिव वाली चीज, और इलेक्ट्रॉन आपके चारों तरफ क्या करता है? रिवॉल्व करता है। लेकिन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए कौन? रदरफोर्ड ने प्रॉपर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करता है, वो स्टेबल होता है कि नहीं होता है। इसका ड्रॉबैक ये हो गया कि एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए। दूसरे साइंटिस्ट ये बोलने लगे कि जब ये मूव करेगा तो थक के एक बार वो जो नेगेटिव चार्ज वाला कहां चला जाएगा? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में क्या है? पॉजिटिव प्रोटॉन है, तो प्लस माइनस होके फिर आपका एटम क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। और ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि डिस्कवरी हो चुकी थी कि एटम में ये जाना जा चुका था कि एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पॉजिटिव और नेगेटिव चीज की तरह की चीजें होती है। एटम न्यूट्रल नहीं होता है। तो इनके इस एक्सप्लेनेशन को सही किए थे बोर्स-बुरी ने। उसको मैं आगे बता रहा हूं। रदरफोर्ड ने जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उनकी एक्सप्लेनेशन को सही किए थे बोहर्स ने। और उनके नाम पे एक मॉडल आया, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स मॉडल ये क्या था? देखो, उन्होंने बोला था ना रदरफोर्ड ने कि बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करता है। रदरफोर्ड ने बोला कि बीच में पॉजिटिव पाया जाता है प्रोटॉन, जो कि न्यूक्लियस में होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करता है? रिवॉल्व करता है। बोहर्स ने बोला कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करता है, लेकिन अपने सर्टेन ऑर्बिट में, अपने फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है। जब अपने फिक्स ऑर्बिट में, एटम के अंदर अपने फिक्स ऑर्बिट में अगर ये रिवॉल्व करेगा तो ये एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, एनर्जी नहीं रिलीज करेगा। आप एग्जांपल से कोरिलेट करके समझ सकते हैं। जब हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं पृथ्वी से, तो सैटेलाइट को बस एक बार स्पीड से एक्सीलरेट कर दिया जाता है, फिर वो हमेशा पृथ्वी के क्या करता है? रिवोल्यूशन करता रहता है। चाहे आप सोलर सिस्टम में देख सकते हैं, अर्थ जो है सन के तरफ रोटेट करता है, सन के चारों तरफ। तो ऐसा थोड़ा ना कि रोटेट करते करते वो एक बार जाके सन में मिल जाएगा, ऐसा नहीं। वो अपने ऑर्बिट में, सन के केस में भी क्या होता है, हम पढ़ते हैं ना कि सन रिवॉल्व करता है सोलर सिस्टम में, अर्थ रिवॉल्व करता है सोलर सिस्टम में सन के तरफ, चारों तरफ। तो अपने फिक्स ऑर्बिट में करता है। अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के कारण उसकी एनर्जी लूज नहीं होती और अर्थ भी क्या करता है? चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। सेम एटम में इलेक्ट्रॉन जो है अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है और इसकी एनर्जी रिलीज नहीं होती है, ये स्टेबल रहता है। अब देखो, इन्होंने और बताया कि जैसे जो अलग अलग ऑर्बिट होते हैं उनका नाम दिया बोहर्स ने। जैसे बोला कि अलग अलग या ऑर्बिट बोलो या फिर सेल बोलते हैं, अलग अलग ऑर्बिट या अलग अलग सेल। अब बोले कि कैसे हम जानेंगे कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऐसा थोड़ा है कि एक एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप जब पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल एलिमेंट के तो पढ़े ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे 114 से ज्यादा आपके इलेक्ट्रॉन है।
एटम है, तो जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा, जैसे आपका सोडियम 11 नंबर पे है तो 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्लोरीन 17 नंबर पे है, 17 नंबर पे, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 17 हो गए। तो अब उसकी पोजीशन भी तो बतानी थी कि कैसे रहते होंगे, क्या 17 एक ही में करते होंगे कि ऊपर नीचे होंगे। तो बोहर्स ने बताया कि अपने ऑर्बिट में, और ऑर्बिट का नाम दिया सेल से, जैसे के सेल, KLMN, ऐसे सेल का नाम दिया कि ऐसे अलग अलग क्या होते हैं, इसके ऑर्बिट होते हैं। जैसे देखो मैं बता रहा हूं, अगर कोई ये एटम है, एटम के चारों तरफ बताया कि अलग अलग क्या होते हैं, सेल पाए जाते हैं, ऑर्बिट पाए जाते हैं, अलग अलग सेल। पहला का बोल दिया के नाम होता है के सेल, दूसरा का एल, तीसरा का एम, चौथा का एन, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। और इसका फॉर्मूला बताया कि हम कैसे जानेंगे कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन्होंने फॉर्मूला दिया 2n² का, कि 2n² से आप निकाल सकते हैं कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे 2n² में अगर मैं 2n² में अगर n = 1 पुट करूं तो 2 × 1 का स्क्वायर, 2 × 1 मतलब 2, n के जगह अगर 2 पुट करूं, 2 × 2 का स्क्वायर, 2 × 4 कितना हो जाएगा 8, n के जगह 3 पुट करूं तो 2 × 3 का स्क्वायर, 2 × 9 क्या हो जाएगा 18, n के जगह 4 पुट करूं तो 2 × 4 का स्क्वायर, 2 × 16 ये क्या हो जाएगा 32। अब बताया, अब देखो पहला वाला क्या था के सेल, दूसरा वाला एल सेल, तीसरा वाला एम, फिर एन। अब देखो यहाँ पे बोहर्स ने उनकी गलती को सही किया और बताया कि पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, के सेल में, एल सेल में कितने होंगे 8, तीसरे में 18 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, चौथे में 32 32 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। अभी मैं कुछ और एलिमेंट के उसमें इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा रहा हूं कि कैसे किस ऑर्बिट में कितने सेल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे देखिए 2-3 में एग्जांपल दे रहा हूं कि कैसे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। पहले सिंपल लो, हाइड्रोजन में हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1, पहला नंबर होता है एटॉमिक नंबर का, तो एटम है इसके चारों एक होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पहले सेल में। फिर देखो सोडियम जो है 11 नंबर पे पाया जाता है, एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है, तो पहले सेल में 2 हो जाएगा, दूसरे सेल में 8 हो जाएगा, क्योंकि पहले में 2 मैक्सिमम थे, दूसरे में 8, और तीसरे में कितना हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। तो जैसे ये सोडियम का है तो पहले में आपका 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में आपका 8, 2 2 4 2 6 2 8 ये इलेक्ट्रॉन हो गए, और तीसरे में आपका 1 इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम का हो गया। समझ में आ रहा है? देखो सोडियम को हम लोग Na से डिनोट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। जब आप एटॉमिक नंबर याद करोगे पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम होता है ना, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। आया? इलेक्ट्रॉन को कैसे डिवाइड किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो बोहर्स ने बताया था। फॉर्मूला क्या बताया था 2n², क्या बताया था 2n²। 2n² से अभी हम पीछे निकाले हैं, तो पहले ऑर्बिट में कितने होंगे 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 थे ना, तो थे। इसका मतलब 8 से जो ज्यादा होगा वो किस में चला जाएगा तीसरे में, किस में तीसरे में। सोडियम में कितना एटॉमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, तो पहले में कितना फिलअप करोगे 2, फिर 2 के बाद जो ज्यादा होगा, 2 के बाद दूसरी की लिमिट 8 ही है, तो दूसरे में कितना फिलअप करोगे 8, ये दूसरे में हो गया। अब कितना बच रहा है 2 8 10 हो गया, 11 में से 10 माइनस करो कितना बचा 1, तो लास्ट वाले में कितना हो जाएगा 1। आया? अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 11। जैसे अगर मान लो कि क्लोरीन का एटम है तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, कितने होंगे 2, फिर दूसरे ऑर्बिट में कितना होता है, कितना फॉर्मूला के द्वारा था 8, तो 8 करो 2 2 4 2 6 2 8। अब देखो 2 8 10 हो गया, 10 माइनस कर दो कितना बचा ये 7 बचा, तो तीसरे में कितने हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7।
2 2 4 2 6 1 7, ऐसे ऐसे करके आपका सेल में, बॉर्स ने बताया कि ऐसे सेल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यही चीज आपका रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। देखिए इसको आया। हाँ, बात यह है कि तीसरे में जाने के लिए पहला दूसरा फिलअप होना चाहिए कि नहीं? तो पहला दूसरा फिलअप कब होगा? जब 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो 10 ही से माइनस करोगे ना। अभी तक हम क्या देख चुके हैं? जो पढ़े हैं उसको रिकैप करो। हम पढ़े हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किए थे जे थॉमसन ने। उन्होंने बताया कि तरबूज के अंदर जैसे लाल वाला पोर्शन होता है तो पॉजिटिव स्फीयर ले लो और माइनस वाला चीज आपका क्या हो जाएगा, बीज, और बीज आपका इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन उसकी गलती हुई क्योंकि वो कट पीट के न्यूट्रल हो जाएगा। इनको सही किए रदरफोर्ड ने, और रदरफोर्ड ने डिस्कवरी किया कि न्यूक्लियस होता है, कोई हैवी पार्टिकल होता है बीच में, उसका नाम न्यूक्लियस दिया। और न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन। क्या पाया जाता है, प्रोटॉन। और प्रोटॉन हो गया। लेकिन इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। देखो पहला वाला तो जे थॉमसन हो गया डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी आपकी हो गई रदरफोर्ड। रदरफोर्ड की कमी ये थी कि वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं, ये बताए थे कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है, लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन कहां मूव करता है वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। एक्सप्लेन करने का काम किए थे बॉर्स ने, और उन्होंने बताया कि अलग अलग सेल में वो रोटेट करते हैं। KLMN ऐसे सेल बोले, पहले में 2 होगा, फिर 8 होगा, 18 32 ऐसे वो दिए। अब देखिए इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, एक और सब एटॉमिक पार्टिकल थी जो एटम में पाया जाता है, उसका नाम है न्यूट्रॉन। देखिए इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। इसकी डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन हो गया, नहीं हाँ, प्रोटॉन का रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करने वाले जेम्स चैडविक थे। कौन थे, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने आपका न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया। इन्होंने बताया कि न्यूट्रॉन जो होता है, इसको हम डिनोट करेंगे n से, इसका मास जो होगा वो प्रोटॉन के बराबर होगा। क्या होगा, प्रोटॉन के बराबर होगा। बस इसकी चार्ज कुछ भी नहीं होगा, ना तो प्लस है ना तो माइनस है। देखिए फिर से, जो न्यूट्रॉन है, बताया इन्होंने कि जो न्यूट्रॉन है ये चार्जलेस होगा, इसमें ना तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना तो नेगेटिव। आप इसके पहले पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन होता है और नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है। और न्यूट्रॉन की जो मास होता है, न्यूट्रॉन का जो मास होगा वो प्रोटॉन के क्या होगा, बराबर होगा। और न्यूट्रॉन आपका किस में पाया जाता है, न्यूट्रॉन जो है आपका न्यूक्लियस में पाया जाता है। किसमें, न्यूक्लियस में। अब देखिए, अब हम इसमें ये पढ़े हैं कि कोई भी एटम है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, बीच में आपका न्यूक्लियस होता है। रदरफोर्ड ने बताया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन पाया जाता है। चैडविक ने बताया कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो अब देखिए तीनों हो गया ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और ये हो गया कि ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, और इसमें चार्ज ही नहीं है, ना तो प्लस है ना तो माइनस है। और लेकिन इसका मास जितना भारी प्रोटॉन है उतना भारी न्यूट्रॉन है। तो इसका मतलब न्यूक्लियस का वेट प्रोटॉन के क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और हम देखते हैं जैसे एटॉमिक नंबर अगर देखेंगे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन किस नंबर पे आता है, 6। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितनी होगी, 6। और प्रोटॉन, देखो जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना क्या होता है, प्रोटॉन होता है। क्योंकि ये पढ़े थे ना कि इक्वल मैग्नीट्यूड में होता है, प्लस माइनस और इक्वल मैग्नीट्यूड होता है। जे थॉमसन ने बताया था पहले, जे थॉमसन ने बताया था इलेक्ट्रॉन की जब डिस्कवरी किए थे, तो जे थॉमसन बताए थे कि जितने पॉजिटिव होते हैं उतने नेगेटिव होते हैं। लेकिन बाद में उनके कैंसिल कट हो गए थे क्योंकि न्यूट्रल हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन 6 है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 6। लेकिन यहां पे चैडविक ने बताया कि न्यूट्रॉन भी कितने होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे। तो न्यूट्रॉन कितने हो गए, 6। अब देखो, अब न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो 6 + 6 इसकी कितना हो गया, 12। मतलब अगर मास निकालेंगे हम किसी भी चीज का,
अगर किसी भी चीज का मास निकालेंगे, किसी भी एटम का मास निकालेंगे, तो वो जनरली इलेक्ट्रॉन की संख्या का क्या होगा, डबल होगा। क्या होगा, डबल। थोड़ा सा वेरी कर सकता है लेकिन डबल के आसपास रहता है। जैसे सोडियम, सोडियम जो है, सोडियम का सिंबल Na है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, लेकिन इसका मास क्या हो जाएगा, 23। जनरली डबल पाया जाता है क्योंकि आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। नोट इट। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैलेंसी। अब इसको देखो समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं सोडियम का एग्जाम्पल दिया था, तो सोडियम में आपका एटॉमिक नंबर उसका 11 होता है, तो पहले ऑर्बिट में 2 होंगे, उसमें दूसरे ऑर्बिट में कितने होंगे, 8, 2 2 4 2 6 2 8। तीसरे ऑर्बिट में आपका कितना हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा, 1। तो सोडियम के केस में क्या होता है, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1, 11 होता है एटॉमिक नंबर ना। तो वैलेंसी किसे बोलते हैं, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझो, ये सोडियम हो गया। तो जो आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देखिए कोई भी एटम है, उसके सबसे बाहरी वाला ऑर्बिट है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसे क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाउंड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ सेल इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे आप इसको ले लो, कार्बन को, कार्बन में कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो पहले में आपका कितना पाया जाएगा, 2, और दूसरे में कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4, 2 4 6 हो जाएगा ना। तो इसमें आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, बाहर वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। कितना, 4। तो इसकी आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा, 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो होता है कि जो एटम है उसके सबसे लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसे क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हमको एक चीज समझनी है इसमें, वैलेंसी देखिए, वैलेंसी क्या होता है। जैसे देखो, इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जो हम साल्ट खाते हैं, नमक क्या फार्मूला होता है, NaCl। ये सोडियम है। क्लोरीन का एक एग्जांपल लेता हूं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपका 17 होता है। तो पहले ऑर्बिट में आपका 2 हो जाएगा, दूसरे में 8 और तीसरे में क्या हो जाएगा, 7। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन का मैं बनाता हूं। पहले में 2 कर लिया, दूसरे में 8, 2 2 4 2 6 2 8, और तीसरे में आपका 7 हो जाएगा, 2 2 4 2 6 और एक ये 7। और यहाँ पे ये इसमें एक सिंगल बाकी है। देखो अभी मैं पढ़ाया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 7। अब देखो वैलेंसी क्या होता है। जैसे घर पे आप देखोगे कि अगर आपके पास 102 रुपया है, 101 रुपया है, अगर आपसे कोई पूछता है तो बोलते हो ना कि मेरे पास 100 रुपया है, ये तो नहीं बोलते हो कि 101 रुपया चाहे 102 रुपया है, 1-2 रुपया आप किसी को दे दोगे। वही उल्टा केस, अगर आपके पास 99 रुपया है, 99 चाहे 98, तो आपसे पूछेगा कोई कितना है, तो बोलते हो कि अप्रोक्सीमेट मेरे पास कितना है, 100 है। कितना है, 100। 1-2 कम अगर ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, दे लेते हैं और ले लेते हैं, ताकि हम क्या रहें, स्टेबल रहें, एक स्टेबल क्वांटिटी में। तो वैलेंसी वही होती है। वैलेंसी ये होता है कि अगर 2 एटम हैं तो इसके बाहर के जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो आपस में कंबाइन कर लें। क्या कर लें, कंबाइन कर लें, या फिर शेयर कर लें। क्या कर लें, शेयर कर लें, और ताकि ये क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, स्टेबल हो जाए। जैसे देखो वैलेंसी की पहले डेफिनेशन लिख दो। वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जो बाहर का ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन
फॉर स्टेबल, ताकि ये स्टेबल हो जाए, इसे हम क्या बोलेंगे? वैलेंसी। क्या बोलेंगे? वैलेंसी। अब इसका एग्जांपल देखो, इसके पास देखो लास्ट वाला ऑर्बिट ही होता है, लास्ट वाले ऑर्बिट में कितना है? एक। कितना है? एक। और इसके लास्ट वाले ऑर्बिट में कितना है? 7। कितना है? 7। स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 8। कितने चाहिए? 8। तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? क्लोरीन को। और ये 7 है इसके पास, तो ये क्या कर लेंगे? ले लेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, क्लोरीन को, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन देगा और 7 इसका, तो अब बताओ, इससे एक चला गया और एक इसमें चला गया, तो इसका एक चला गया, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? 2 8 हो जाएगा, तो इसकी ऑर्बिट क्या हो गई? स्टेबल। और यहां इसके पास आ जाएगा तो 2 8 8, इसकी ऑर्बिट क्या हो गई? स्टेबल हुई ना। तो यही क्या होता है? वैलेंसी। क्या होता है? वैलेंसी। दो एटम कंबाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं, ताकि इनकी ऑर्बिट क्या हो? स्टेबल हो। क्या हो? स्टेबल। इसी को क्या बोलते हैं? वैलेंसी। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां का होना चाहिए? ऐसा थोड़ा कि बीच वाला का, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द सेल का इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। वो आपस में कंबाइन करके वो क्या करते हैं? शेयर करते हैं, स्टेबल होते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। नोट इट। एटॉमिक नंबर और मास नंबर। देखो, एटॉमिक नंबर हम किससे बोलेंगे? किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन हैं, किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन हैं, उसे हम एटॉमिक नंबर बोलेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन फाउंड इन ए एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। इसको हम डिनोट किससे करेंगे? जेड से। इसका साइन क्या होता है? जेड होता है। क्या होता है? जेड। देखो, जैसे पहला क्या हो गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान। आप देखे हो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल। तो आप ये भी बोल सकते हो कि किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसी का क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर। जैसे सोडियम में, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 11। और प्रोटॉन भी कितने हैं? 11। तो कितने कितने प्रोटॉन होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन फाउंड इन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। और इसका सिंबल क्या होता है? जेड। वही मास नंबर देखो, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कितना भारी होता है? अभी बताया ना, मास नंबर हम न्यूक्लियस के वेट से, मास से हम मेजर करेंगे। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर में बस आप प्रोटॉन का वेट देखोगे, प्रोटॉन का नंबर देखोगे, प्रोटॉन का नंबर देखोगे किसमें? एटॉमिक नंबर में। और मास नंबर में प्रोटॉन भी रहेगा और प्लस क्या रहेगा? न्यूट्रॉन। तो सम टोटल ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज डिफाइंड एज ए मास नंबर। और इसको हम डिनोट करते हैं ए से। किससे डिनोट करते हैं? ए से, कैपिटल ए से। एटॉमिक नंबर को डिनोट करेंगे हम जेड से। किससे? जेड से। इसको हम डिनोट करेंगे जेड से। और मास नंबर को डिनोट करेंगे ए से। एटॉमिक नंबर को हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं उसे क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर। और नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम क्या बोलेंगे? मास नंबर। इसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका आइसोटॉप्स और आइसोबार। इसको करो। हम कैसे लिखते हैं पीरियोडिक टेबल में? कोई भी एलिमेंट होता है, हम कैसे लिखते हैं? अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट है x, तो इधर नीचे हम लिखेंगे उसका एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखेंगे उसका मास नंबर। एग्जांपल में समझो, अगर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को देखो मैं काउंट कर रहा हूं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर क्या होती है? 7। तो 7 को कहां लिखेंगे हम? नीचे। और उसका मास नंबर जनरली डबल होता है इसका, तो 7 2 क्या हो जाएगा? 14। तो इसका मास नंबर कहां लिखेंगे? ऊपर। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर हम कैसे डिनोट करेंगे? ऊपर और नीचे लिख के। नीचे आपका एटॉमिक नंबर होगा और ऊपर आपका मास नंबर होगा। इसमें लास्ट टॉपिक है आइसोटोप्स और आइसोबार। अभी जो हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर पढ़े हैं उसी से ये कोरिलेट है। अगर दो ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, अगर 2 एलिमेंट है, 2 ऐसा एलिमेंट है जिसका 2 या 2 से ज्यादा, जो भी बोल दो, 2 से ज्यादा एलिमेंट हो, उसका अगर एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम हो। एटॉमिक नंबर सेम हो, एक जैसा हो, और मास नंबर क्या हो? अलग हो। क्या हो? अलग हो।
उसे हम बोलेंगे आइसोटोप्स। क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स। जैसे हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, लेकिन इसके अलग अलग आइसोटोप्स पाए जाते हैं। उनका नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। जैसे हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर तो सब में सेम 1 ही है। जो प्रोटियम है इसका मास नंबर 1 है, जो ड्यूटेरियम है उसका मास नंबर 2 है, और जो ट्राइटियम है इसका मास नंबर क्या है? 3 है। क्या है? 3 है। तो आप देखेंगे इसमें कि आपको बोला गया है कि 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट, जो भी एटम है, अगर जो भी एटम है एलिमेंट में तो सब आ जाएंगे ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये आपका मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सब आ जाएंगे। ऐसे जो एटम है जिसका आपका एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम, और मास नंबर क्या हो? डिफरेंट, उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स। देखो इसमें एटॉमिक नंबर प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम सबका एटॉमिक नंबर क्या है? 1, और इसका मास नंबर इसमें 1, 2, 3, मास नंबर क्या है? डिफरेंट, तो इसे हम क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स। और आइसो बार इसका एकदम उल्टा होता है। जैसे इसमें भी अगर इसमें एटॉमिक नंबर सेम था ना, इसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। क्या हो? डिफरेंट, और मास नंबर क्या हो? सेम हो। क्या हो? सेम। जैसे 2 एग्जांपल दे रहा हूं। कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। कितना होता है? 20। और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18। लेकिन जब आप इसका मास कैलकुलेट करोगे तो इन दोनों का मास कितना होता है? 40। आप देख रहे हो एटॉमिक नंबर दोनों का क्या है? अलग है, लेकिन मास नंबर क्या हो जा रहा है? सेम हो जा रहा है। इसे क्या बोलेंगे? आइसो बार। क्या बोलेंगे? आइसो बार। दोनों एक दूसरे में रिवर्सल है। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, तो क्या हो जाएगा? आइसोटोप्स। और एटॉमिक नंबर डिफरेंट और मास नंबर सेम, तो उसे क्या बोलेंगे? आइसो बार। और ये एग्जांपल है। देखो ये था इस चैप्टर के सभी टर्म का एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, थैंक यू।